Hello there. Today we are going to discuss बोरेक्स, जो कि बोरोन फैमिली का जो है एक इम्पोर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है बोरेक्स। और हम इसकी जो है स्ट्रक्चर, सिंथेसिस और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को जो है वो बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं बोरेक्स को। बोरेक्स का सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ लीजिए कि बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है, इसे हम सुहागा भी कहते हैं बोरेक्स को। ओके, जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2B4O7.10H2O, यानी कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो है इसके चारों तरफ रहते हैं, यानी कि जो है इसके क्रिस्टल्स में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये बोरेक्स का फॉर्मूला है। बोरेक्स का फॉर्मूला जो है वो Na2B4O710H2O होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है अगर हम फॉर्मूले को देखें तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो इसलिए हम इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए इसका फॉर्मूला भी रीअरेंज करेंगे। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से इसके जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है वो रीअरेंज करेंगे हम इसे, और फिर उसकी हेल्प से हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे, फिर बाद में आगे की स्टडी करेंगे। तो ये देखा जाता है कि जो इसका रीअरेंज करके जो हम बनाते हैं इसका फॉर्मूला टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बोरेक्स, वो क्या होता है कि यहाँ पर B4O5 ये लिखा जाता है, और OH का होल 4, ठीक है, और यहाँ पर 8H2O ये लिया जाता है। और ये चूंकि 2 नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, समझ गए, मैं बताऊंगा अभी क्यों रहेगा, तो इसलिए Na2 को हम बाहर रख लेते हैं ताकि वो 2 नेगेटिव को बैलेंस कर सके। ठीक है, तो ये इसका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि बोरेक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, बोरेक्स को इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिए। अभी भी उतना ही है, B4 ऑक्सीजन के 5 और 4 9 और 8 17, 10 और 7 17, सोडियम के 2, हाइड्रोजन के 20, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल 16 और 4 20। ठीक है ना, पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन हमने इसे क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि इससे हम स्ट्रक्चर निकालेंगे इसकी ना। तो देखिए जरा बोरेक्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो B4 को देख लीजिए और O5 का नेटवर्क देख लीजिए, यानी कि 4 बोरोन एटम को जो है वो आपको इस तरह से अरेंज करना है। ध्यान से देख लेना, ये इस तरह से अरेंज करना है, एक बोरोन, दूसरा बोरोन, तीसरा बोरोन और 4th नंबर का बोरोन, ये हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर अटैच, यहाँ पर ऐसे ही एक ऑक्सीजन ये अटैच हो गई, और एक ऑक्सीजन ये अटैच, और ये से, और ये ऑक्सीजन और ये से अटैच हो गई। कितने ऑक्सीजन आ गई, 1 2 3 4। एक ऑक्सीजन यहाँ पर होगी, ये इससे अटैच हो जाएगी। ठीक है ना, अब हमारे पास B4O5 का नेटवर्क रेडी हो गया है, और इसी नेटवर्क में 4OH भी है। इसका मतलब ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जिसकी वैलेंसी अधूरी है वो कौन है, बोरोन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, वो 2 2 बन गए सबके, तो इसलिए बोरोन पर एक OH यहाँ ऐड कर दीजिए, एक OH इस पर ऐड कर दीजिए, एक OH इस पर ऐड कर दीजिए, और एक OH इस पर ऐड कर दीजिए। तो चारों OH भी सेट हो गए, B भी सेट हो गए, और ऑक्सीजन भी सेट हो गए। समझ गए, सब चीजें सेट हो गई हैं। दूसरी बात सुनिए, बोरोन चूंकि 13 ग्रुप है, मैंने आपको बताया था कि 13 ग्रुप एलिमेंट जो है वो 3 वैलेंसी शो करता है, इसलिए 3 बॉन्ड बना सकता है। अगर दूसरा बॉन्ड बनाएगा, यानी कि चौथे नंबर का अगर बॉन्ड बनाएगा, तो डेफिनेटली इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, तो अब इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएगा। इन दोनों नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ही यहाँ पर 2 सोडियम रखे हुए हैं, यानी कि Na2, क्योंकि Na1 पॉजिटिव, तो 2 Na तो 2 पॉजिटिव, तो इन दोनों नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए 2 Na रखे हुए हैं, और 8 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो बाहर रखे हुए हैं। समझ गए, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब इसकी स्ट्रक्चर में जो समझने वाली बात है वो ये है कि देखिए जिस बोरोन पर 4 बॉन्ड बन रहे हैं उस पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, और जिस पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं उस पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। डेफिनेटली होगा, एक बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड की तरह काम कीजिए। एक सिग्मा बॉन्ड ये है, तो उनमें से एक सिग्मा को एक s कह दीजिए, बाकी जितने सिग्मा होंगे सबको p, यानी कि एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, एक ने s का काम किया, बाकी जो बच गए वो p का काम करेंगे, तो sp2। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 सिग्मा है ना, 1 2 3 4, समझ गए ना, तो एक सिग्मा ने s का काम किया, बाकी p के काम करेंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। समझ गए, यानी कि तीनों बॉन्ड ये प्लेन में होंगे और ये टीडी इन्वायरमेंट में होगा, टेट्राहेड्रल इन्वायरमेंट में होगा,
और ये ट्राइगोनल प्लेनर इन्वायरमेंट में होगा, ये बोरॉन, और ये टेट्राहेड्रल में होगा। याद रखिएगा इसके स्ट्रक्चर को ना, ठीक है। तो हमने इसका फॉर्मूला समझ लिया बोरेक्स का। बोरेक्स को सुहागा भी कहते हैं। बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो Na2B4O7 10H2O होता है। फिर हमने पढ़ा कि बोरेक्स को हम बोरेक्स का जो फॉर्मूला होता है उसे दूसरे तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो होता है Na2B4O5OH होल ट्वाइस होल 4 और 8H2O से भी। फिर उससे ही हमने उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ की। इसके स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा कि जो बोरोन है वहां दो तरह के बोरोन है, दो पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और दो बोरोन एटम पर जो है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसकी स्ट्रक्चर हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस पर। सिंथेसिस, ठीक है ना। अब इसकी बोरेक्स की सिंथेसिस कैसे करते हैं ये बात समझ लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहले जो बोरेक्स की जो फेमस सिंथेसिस है वो होती है कोलेनामाइट के थ्रू, ठीक है ना। तो कोलेनामाइट माइट से भी जो हम इसे बना सकते हैं। और कोलेनामाइट से कैसे बनाते हैं कि Ca2, कोलेनामाइट का फॉर्मूला देखिए Ca2B6O11 कि जब रिएक्शन हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें बोरेक्स मिलता है, यानी कि Na2B4O7 बनेगा, समझ गए। और क्या बन सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर कैल्शियम भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर CaCO3 भी जो है वो बन जाएगा, समझ गए ना। और क्या बन सकता है यहाँ पर, ये सोडियम मेटाबोरेट भी यहाँ पर जो है वो बनता है, NaBO2 भी बनता है यहाँ पर, समझ गए। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 4 बोरोन है और यहाँ पर 6 है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई हमने किया। तो सोडियम को देख लीजिए, अब सोडियम कितने हैं हमारे पास, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, यानी कि 4 सोडियम हमें चाहिए, तो 4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई की, ठीक है। 2 Ca है तो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दीजिए, 2CO3 हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, 4 है ये, अच्छा सॉरी हमें 4 चाहिए था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना, तो 2CO यहाँ पर आ गया, समझ गए ना। और बोरोन भी बैलेंस हो गए, सभी ऑक्सीजन भी बैलेंस होंगे, नहीं होंगे तो आप कर लेना आराम से बैठ के, ठीक है। तो हमारे पास बोरेक्स बन गया है, ये हमें बनाना था। दूसरा इसका सिंथेसिस मेथड है बोरिक एसिड से बनाने का, यानी कि फ्रॉम H3BO3, समझ गए, इससे बनाना। तो ये देखा जाता है कि जब H3BO3 को हम Na2 सोडियम कार्बोनेट के साथ ही ट्रीट करते हैं तो हमें बोरेक्स मिल जाता है, यानी कि Na2B4O7 मिल जाता है, समझ गए ना। और क्या निकल सकता है यहाँ पर, देखिए ध्यान से, 4 हमें चाहिए तो 4 से हमें मल्टीप्लाई की, क्योंकि 4 B चाहिए हमें ना। सोडियम 2 है हमारे पास, सोडियम 2 है, बोरोन बैलेंस हो गए। और क्या बन सकता है यहाँ पर CO3 है, और कोई चांस नहीं है, कैल्शियम भी नहीं है, जो CaCO3 निकाल दे, कार्बन को निकालना जरूरी है, यानी कि CO2 बन जाएगा ज्यादा से ज्यादा। चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे कुछ ना, H2O। अब कितने बनेंगे वो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर एक CO ही रहेगा। वाटर को देख लीजिए, यानी कि हाइड्रोजन को देख लीजिए, पहले 4 दिया 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि 12 हाइड्रोजन हो सके। सोडियम बैलेंस हो गया, 2 है इधर भी, 2 है इधर भी, 4 बोरोन इधर है और 4 बोरोन यहाँ पर भी हो गए। C1 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, 4 दिया 12 और 3 15 ऑक्सीजन है इधर ना, और 15। अब इधर देख लीजिए, 6 2 8 और 7 15 हो गए बैलेंस, ठीक है। तो अब तीसरी इस रिएक्शन को देख लीजिए कैसे बनाया जा सकता है। ये देखा जाता है कि जब इसे सोडियम मेटाबोरेट NaBO2 को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें बोरेक्स मिल जाता है, यानी कि Na2B4O7 बन जाता है। ध्यान से समझने की जरूरत है। अब चूंकि यहाँ CO2 है तो इसका मतलब CO3 वाला मॉलिक्यूल भी बनेगा। सोडियम का साल्ट है तो क्या बन सकता है, Na2CO3 बन सकता है, समझ गया ना। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कितने हैं हमारे पास, 4 बोरोन है तो 4 बोरोन ले लीजिए, ले लिए, 4 से मल्टीप्लाई किया। सोडियम कितने हो गए, 4, 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 4 बैलेंस हो गए, बोरोन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को चेक कर लीजिए, कार्बन 1 है, बैलेंस हो गया। 4 दूनी 8 और 2 10, 7 और 3 10, ऑक्सीजन पे बैलेंस हो गया। तो ये थे हमारे सिंथेसिस मेथड। 3 मेथड इसके याद रखिए मोस्टली, एक कोलिनामाइड से, एक बोरिक एसिड से, H3BO3 से, एक सोडियम मेटाबोरेट कहते हैं इसको, सोडियम मेटाबोरेट कहते हैं इसको, उससे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सुन लीजिए ध्यान से, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सुन लीजिए। तो सबसे पहले तो मैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बता दूं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, समझ गए। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक है ना।
तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में सुन लीजिएगा। वाटर सोल्यूबल है, सोल्यूबल इन वाटर ऐसे लिख लीजिएगा, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है ना बेटा, सॉरी ये वाटर में जो है वो सोल्यूबल हो जाएगा। दूसरा ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये ना, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यदि हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टी इसकी बस एक ही याद रखिएगा, वही बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है ना। एक 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 फिजिकल, चलो केमिकल प्रॉपर्टी में ले लेंगे थोड़ी। तो एक तो रखिए इसका बीड टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीड टेस्ट शो करता है आखिर बीड टेस्ट क्या होता है, ठीक है। और एक और इसकी नेचर कैसी होती है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो मैं ढंग से बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर हम इसकी केमिकल, ये लिख लिया होगा सबने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिखा हो तो चलिए। तो अब बात करते हैं, अगर हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। एक तो इसकी नेचर कैसी होती है, एसिडिक होता है या बेसिक कैरेक्टर का होता है, ये हमें देखना है, समझ गए ना। और दूसरा होता है इसका बीड टेस्ट, ठीक है ना। ये बीड टेस्ट क्या होता है ये भी हम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है नेचर, इसकी नेचर कैसी होती है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझ लीजिएगा इसकी नेचर कैसी होती है। बोरेक्स जो है वो किस तरह के नेचर में है, तो अगर आप बोरेक्स को जो है वाटर में डिजोल्व करो, Na2B4O7 को अगर तुम वाटर में डिजोल्व करते हो, ठीक है ना, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, H3BO3 और प्लस NaOH मिलेगा। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखा जाता है कि NaOH सब जानते हैं कि ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, जो सॉल्यूशन में OH दे दे, ठीक है ना। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब हो गया मैक्सिमम, यानी कि ज्यादातर OH कंसंट्रेशन होगी यहाँ पर, या ना OH नेगेटिव मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल होगी। दूसरी बात, ये जो है वो एक एसिड है, समझ गए, और ये एक वीक एसिड होता है। क्या होता है, वीक एसिड होता है ये, ठीक है। अब ये वीक एसिड क्यों होता है, इसका जो रीजन है वो बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा जब नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है ना, इसकी प्रॉपर्टी, सिंथेसिस, स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अभी बस इतना समझ लो कि जो ये H है वो इजीली से रिमूव नहीं होता यहाँ से, क्योंकि हाइड्रोक्सी तो है, 3OH है बोरोन पर, लेकिन वो जो H है वो इजीली से रिमूव नहीं होता, इसलिए मिनिमम H1 पॉजिटिव होंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि H1 पॉजिटिव की संख्या कम होगी OH नेगेटिव से। इसलिए ओवरऑल जो सॉल्यूशन है हमारा, वाटर में आपने बोरेक्स को डाल दिया, वाटर में जब बोरेक्स को डाला तो ये भी बना और ये भी बना, लेकिन ये बनने की वजह से उसमें OH आयन जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में होंगे और इसमें H1 पॉजिटिव आयन मैक्सिमम अमाउंट में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये वीक एसिड है, इस इजीली से H1 पॉजिटिव को सॉल्यूशन में रिलीज नहीं करेगा। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल क्या प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, OH आयन। और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं वो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक कैरेक्टर का होता है। यानी कि इसकी नेचर जो है बोरेक्स की वो बेसिक नेचर होती है, समझ गए ना। अब दूसरी प्रॉपर्टी में आइए, दूसरी प्रॉपर्टी होती है बीड, बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है ना, बोरेक्स बीड टेस्ट, ठीक है ना, बीड टेस्ट। तो सबसे पहले तो बोरेक्स बीड टेस्ट को पढ़ने से पहले आप दो चीजें पढ़ लीजिए। एक तो बीड टेस्ट क्या होता है, किसके लिए अप्लाई होता है, एक बात तो ये जाननी जरूरी है। दूसरा, बोरेक्स पर हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले बोरेक्स पर हीटिंग का इफेक्ट समझ लीजिए। तो मैं इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है बोरेक्स पर। तो ये देखा जाता है कि जो Na2B4O7 10H2O होता है, जब आप इसे हीट करते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर इसके क्रिस्टलाइन मटेरियल से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो सिंपल Na2B4O7 बन जाता है और 10 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में बाहर रिलीज हो गए। अब ये जो बना है हमारे पास, अगर इसे फर्दर हम हीट करें तो ये किस में कन्वर्ट होता है, B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड में और सोडियम मेटाबोरेट में, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट में। सोडियम मेटाबोरेट बनेगा जब इसे फर्दर हीट करेंगे और बोरिक एनहाइड्राइड बनेगा। B2O3 को बोरिक एनहाइड्राइड कहते हैं। बोरिक एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं इसे,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बोरिक एनहाइड्राइड इसे क्यों कहते हैं, या एनहाइड्रस बोरिक एसिड भी कह सकते हैं हम इसे ना, ठीक है ना। अब बोरिक एनहाइड्राइड हम इसे क्यों कहते हैं, बोरिक एनहाइड्राइड है ये, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो बोरिक एसिड है वो क्या है, H3BO3, यानी कि एक बोरोन से जो है वो H3BO3 ना, एक बोरोन से जो है वो 3H 3 ऑक्सीजन दैट इज 3OH ग्रुप जो है वो अटैच है, यानी कि OH, यहां पर भी OH और यहां पर भी OH, H3BO3, समझ गए ना, H3BO3 बोरिक एसिड को लिख दिया मैंने यहाँ। जब इसके दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो ध्यान से देखिए क्या होगा, यहाँ पर H और O, यहाँ पर भी H और O और यहाँ पर भी H और O, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, समझ गए ना, ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो क्या बचा, अगर हम इसे देखें तो -3H2O बाहर रिलीज हो गया, तो क्या बचा, दो बोरॉन बच गए, ऑक्सीजन कितनी बची, 1 2 3 BO3, यानी कि B2O3 बना। तो ये इसलिए बोरिक एनहाइड्राइड है, यानी कि इसमें से जब वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे तो जो बचेगा वो एनहाइड्राइड मटेरियल हो जाएगा, तो इसलिए बोरिक एनहाइड्राइड भी हम इसे क्या कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब आते हैं बोरेक्स बी टेस्ट पर। तो सबसे पहले तो समझिए बोरेक्स बी टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो बोरेक्स बी टेस्ट जो है वो आइडेंटिफिकेशन है जो बेसिक रेडिकल्स हैं उनके, जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं जैसे निकेल 2 पॉजिटिव हो गया, Mn 2 पॉजिटिव हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव हो गया, ये सब बेसिक नेचर के होते हैं ना, इसलिए इन बेसिक रेडिकल्स को जब आप रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे जो है लेबोरेटरी में, एसिडिक रेडिकल निकालेंगे, बेसिक रेडिकल निकालेंगे, ग्रुप 1, ग्रुप 3, ग्रुप 4 के निकालेंगे, तो तब आप जरूर ये पढ़ेंगे ट्रांसलेशन एलिमेंट के, आई थिंक 4 ग्रुप के हैं, आई एम नॉट श्योर, ठीक है ना, तो आप देख लेना, ठीक है ना। तो जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं जैसे Ni 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और Mn 2 पॉजिटिव टाइप के जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं, क्योंकि इनकी नेचर जो है वो बेसिक होती है, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है बोरेक्स का यूज करते हैं, समझ गए, उन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए बोरेक्स का यूज करते हैं। इसलिए बोरेक्स जो है वो बीड टेस्ट देता है, इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बोरेक्स बीड टेस्ट कहते हैं, समझ गए आप बीड क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमने इसमें हीटिंग इफेक्ट करके बोरिक एनहाइड्राइड बनाया है, समझ गए ना, और इस बोरिक एनहाइड्राइड का यूज करेंगे हम टू आइडेंटिफाई द बेसिक रेडिकल, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोरिक बीड टेस्ट, समझ गए। तो इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, बीड टेस्ट को समझ लीजिएगा, बीड टेस्ट समझ गए ना, तो इसे क्या कहेंगे, इट इज यूज्ड फॉर the identification for the identification of basic radicals, ठीक है। तो ये बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे Ni 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और Mn 2 पॉजिटिव, क्योंकि ये बेसिक नेचर के होते हैं, तो इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए जो है वो हम बोरेक्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। और बोरेक्स बी टेस्ट, इसमें क्या होता है कि मैंने अभी आपको बताया कि Na2B4O7 तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हम बोरेक्स को जब हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो ये बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो अब इसे मैं फिर दोबारा से फर्दर हीट कर रहा हूँ, तो जब फर्दर इसे हीट किया हमने तो क्या बना हमारे पास, B2O3 बना और प्लस सोडियम मेटाबोरेट NaBO2, इसका हमें बाद में देखेंगे हम। अब क्या होगा कि जब हम इसकी रिएक्शन इनमें से किसी सोल्ट के साथ कराते हैं, यानी कि मान लिया कॉपर 2 पॉजिटिव हमने लिया, तो ये कॉपर मेटाबोरेट बन जाएगा, यानी कि CuBO2 का होल ट्वाइस, समझ गए। तो इसे कहेंगे कॉपर मेटाबोरेट, ठीक है ना, ये कॉपर मेटाबोरेट बन जाएगा, समझ गए। तो ये हमने ये अलग अपनी पहचान रखता है, ये इसकी अपनी सॉल्यूशन में आइडेंटिटी है। जब ये बन जाएगा तो पता लग जाएगा कि भाई कॉपर का जो है वो मेटाबोरेट बन चुका है। तो इस तरह इस मिक्सचर में मान लिया कोई मिक्सचर लिया हमने और उसमें तीनों सोल्ट हमने डाल दिए, समझ गए। मान लिया कॉपर का सोल्ट लिया और बाकी किसी और का सोल्ट ले लिया, समझ गए, फर्स्ट ग्रुप से ले लिया, सेकंड ग्रुप से ले लिया, समझ गए नहीं, और एक हमने कॉपर का ले लिया। तो अगर बोरेक्स का बी टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं हम तो वहां कॉपर आइडेंटिफाई हो जाएगा, बाकी और कोई आइडेंटिफाई नहीं होंगे। तो इसलिए हम बोरेक्स को जो है वो बेसिक रेडिकल्स के आइडेंटिफिकेशन में हम यूज करते हैं। तो ये था बोरेक्स बीड टेस्ट, समझ गए।
अब इसका यूज समझ लीजिएगा, इस बोरेक्स का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले तो ये एंटीसेप्टिक है, बहुत बढ़िया एंटीसेप्टिक है ये। दूसरा ये जो बोरोसिलिकेट्स जो ग्लासेज होते हैं ये भी बोरेक्स के ही बनाए जाते हैं, समझ गए, ये भी बोरेक्स के ही बनाए जाते हैं। दूसरी बात और समझ लीजिए, यहाँ पर है Na2B4O7, और ध्यान से समझिए, हम इसे वाटर प्यूरिफिकेशन में भी यूज करते हैं। कैसे कर सकते हैं आखिर वाटर प्यूरिफिकेशन में इसका यूज, मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ। एक तो एंटीसेप्टिक हो गया हमारे पास, फिर मैंने आपको बताया कि ये बोरोसिलिकेट्स जो होते हैं, जो ग्लासेस होते हैं उनके, उनमें भी ये यूज होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ कि वाटर में भी जो है इसका यूज होता है, क्योंकि मान लिया Na2B4O7 हमने ले लिया, तो जो वाटर होता है उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, तो वे रिप्लेस कर सकते हैं इसको Na2 पॉजिटिव ओरल। इसका मतलब क्या है, ओरल इसका मतलब क्या है कि B4O7 क्या है, वो 2 नेगेटिव है, राइट। अब यदि वाटर लिया और वाटर में जो है वो Mg2 पॉजिटिव है, तो वो इसे न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, MgB4O7 बन जाएगा ना, समझ गए ना, और ये बाहर सेपरेट हो जाएगा क्योंकि हैवी एनायन है, समझ गए ना। तो इसलिए क्या होगा, हम वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी जो है इसका बोरेक्स का यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर Ca भी बाइंड हो सकता है, Mg भी बाइंड हो सकता है, समझ गए। एंटीसेप्टिक में यूज होता है, लेबोरेटरी में रिएजेंट की तरह यूज होता है ये, ठीक है ना। तो बहुत सारे इसके यूजेज हैं। मोस्टली ये किस किस काम में आता है, एक तो बीट टेस्ट के लिए, एक बोरोसिलिकेट्स ग्लासेस बनाने के लिए, एक ये एंटीसेप्टिक है इसमें, और दूसरा ये वाटर प्यूरिफिकेशन में भी जो है वो यूजफुल है। तो ये था ऑल अबाउट बोरेक्स। हमने क्या पढ़ा, फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। बोरेक्स के स्ट्रक्चर को पढ़ा हमने, बोरेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर बोरेक्स के फॉर्मूले को हमने रीअरेंज किया था ताकि हम उसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकें। और हमने इसके स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा कि बोरोन एटम, जो 4 बोरोन एटम है उनमें से 2 पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और 2 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, समझिए। दोनों का स्ट्रक्चर यानी कि बॉन्ड का जो है इन्वॉल्वमेंट है, अरेंजमेंट है, वो भी डिफरेंट होगा। एक पे ट्राइगोनल प्लेनर होगा और 2 पर ट्राइगोनल प्लेनर, और 2 पर क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। फिर हमने इसकी सिंथेसिस पढ़ी है। सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा है, हमने इसका सिंथेसिस पहले कोलेनमाइड से पढ़ा है, और फिर दूसरा हम इसका बोरिक एसिड से पढ़ा है, और तीसरा सिंथेसिस हमने इसका सोडियम मेटाबोरेट से पढ़ा है। फिर हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि ये क्रिस्टलाइन जो है कलरलेस सॉलिड होता है, ये वाटर में भी सोल्यूबल होता है। फिर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था कि भाई इसकी नेचर कैसी होती है। हमने बताया कि भाई ये बेसिक नेचर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि जब ये वाटर में डिजोल्व हो जाता है तो वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये NaOH वहाँ पर बना देता है, जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव जो है वो सॉल्यूशन में अवेलेबल होती है एज कम्पेयर टू H1 पॉजिटिव। सो दैट्स व्हाई ओवरऑल द सॉल्यूशन बेसिसिटी विल बी हाई, यानी कि जो सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी वो हाई होगी, जिसकी वजह से उसका नेचर जो है वो बेसिक कैरेक्टर का हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बीट टेस्ट पढ़ा है। मैंने आपको बीट टेस्ट पढ़ाने से पहले हीटिंग इफेक्ट बताया था कि भाई पहले से गर्म करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे, फिर जो एनहाइड्रस Na2B4O7 बचेगा, फिर उसे फर्दर हीट करेंगे तो बोरिक एनहाइड्राइड बनता है वहाँ, और बोरिक एनहाइड्राइड बेसिक रेडिकल से रिएक्शन करके कोरस्पॉन्डिंग मेटाबोरेट्स बना देता है, जिससे वो बेसिक रेडिकल को आइडेंटिफाई कर देता है, समझ गए। और फिर इसके हमने कुछ यूजेस पढ़े हैं कि भाई ये वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, बोरोसिलिकेट्स ग्लासेस बनाने में यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में रिएजेंट की तरह यूज होता है, ठीक है ना, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो ये था, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिस्कस बोरिक एसिड और उसकी स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।